पैसा हम सभी की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम इसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और इसका इस्तेमाल अपने सपनों को साकार करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि इसका हमारी मानसिकता, हमारी सोच और हमारी आदतों से गहरा संबंध है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक में मॉर्गन हाउसेल ने पैसे के प्रति हमारी सोच को नए दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की है। ये सिर्फ गणना या संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, हमारे अनुभवों और हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। इस किताब में मॉर्गन हाउसेल ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार साझा किए हैं, जो न सिर्फ हमें पैसे के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने में मदद करेंगे, बल्कि ये भी समझाने में मदद करेंगे कि हमारे वित्तीय निर्णय हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। आज हम इस वीडियो में द साइकोलॉजी ऑफ मनी के मुख्य विचारों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पैसे की मानसिकता हमें कैसे अपने जीवन में संतुलन और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। आइए जानते हैं कि कैसे पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक मानसिकता बन सकता है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। हमारे समाज में यह धारणा बहुत आम है कि जितना अधिक पैसा कमाया जाए, उतना ही जीवन बेहतर होगा। अधिक धन, अधिक सुख और अधिक संतोष, ये विचार हमें बार बार सुनने को मिलता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या अधिक पैसा हमें अधिक खुशी और संतोष दे सकता है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है जो हमें लगातार अधिक की तलाश में धकेलता है? ये सवाल केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मॉर्गन हाउसेल की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में उन्होंने इस मुद्दे पर गहरा विचार किया है। हाउसेल का मानना है कि पैसा निश्चित रूप से जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत हो। असल में खुशी और संतोष का संबंध हमारे मानसिक दृष्टिकोण, हमारी इच्छाओं और हमारी आंतरिक शांति से है, न कि केवल हमारे पास कितने संसाधन हैं। तो लालच और संतोष के बीच संतुलन कैसे बनाएं? ये सवाल उस विचारधारा से जुड़ा है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या हम जो कुछ भी पा रहे हैं वो हमारी वास्तविक जरूरतों के हिसाब से है, या हम एक अंतहीन दौड़ में हैं जहां हमेशा और अधिक की तलाश होती है। लालच और संतोष दोनों ही मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अलग होता है। लालच एक ऐसी भावना है जो इंसान को हमेशा अधिक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ये कभी संतुष्ट नहीं होती। जब हम एक चीज पा लेते हैं तो अगली चीज की चाहत बढ़ जाती है। लालच का उद्देश्य हमेशा अधिक हासिल करना है, लेकिन ये अंततः खालीपन और असंतोष का कारण बनता है। जब हम सिर्फ बाहरी चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति और संतोष को खो देते हैं। इसके अलावा लालच हमें दूसरों से तुलना करने और खुद को कम आंकने की प्रवृत्ति में डालता है, जिससे हम कभी भी अपने हालात से संतुष्ट नहीं होते। संतोष एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहते हैं। ये स्वीकार्यता, आभार और संतुष्टि की भावना पर आधारित है। संतोष का मतलब ये नहीं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकारते हुए उसे पूरा जीने की कोशिश करते हैं। संतोष हमें ये सिखाता है कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आत्म स्वीकृति में है। लालच और संतोष का आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। जब हम लालच में जीते हैं तो हम हमेशा कुछ और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम खुश हो जाएंगे और हमारे पास सारी समस्याओं का हल होगा। लेकिन ये केवल एक भ्रम है। जैसा कि हाउसेल ने अपनी किताब में कहा है, पैसा हमें ज्यादा खुशी नहीं देता है, बल्कि ये हमारे जीवन की मुश्किलों को कम करता है। लालच का असर ये होता है कि हम हमेशा दौड़ते रहते हैं, बिना ये समझे कि जो हम हासिल कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है। हम ये भूल जाते हैं कि खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हर वक्त कुछ नया खरीदा जाए।
इस मानसिकता से हम धीरे धीरे खुद को तनाव और अवसाद में डाल सकते हैं। इसके विपरीत संतोष एक स्थिर मानसिकता है। जब हम संतोष की भावना अपनाते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी खुशियों में भी आनंदित होते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं भी है तो भी हम अपनी स्थिति में खुश रह सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित कर लिया है। संतोष के साथ हम बाहरी चीजों के बजाय आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि संतोष हमें दीर्घकालिक खुशी देता है, जबकि लालच केवल अस्थायी संतुष्टि ही प्रदान कर सकता है। आर्थिक संतुलन बनाने के लिए क्या कदम उठाएं? अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। सबसे पहला कदम यह है कि आप ये जानें कि आप किसके लिए पैसे कमा रहे हैं। क्या आपके पास एक निश्चित लक्ष्य है या आप बस और अधिक धन कमाने की होड़ में हैं? अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट हैं, तो आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में काम कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के लिए एक घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं, तो ये एक ठोस और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आत्मसंयम और वित्तीय अनुशासन को अपनाएं। जब हम लालच में रहते हैं तो हम अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतर होता है। एक ओर जहां इच्छाएं अंतहीन होती है, वही हमारी जरूरतें सीमित होती है। हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और खर्चों पर नियंत्रण रखें, ताकि हम अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर और संतुलित बना सकें। धन का सही इस्तेमाल करें। पैसे का सही उपयोग करने से संतोष की भावना पैदा होती है। ये जरूरी नहीं कि आप पैसा केवल भौतिक वस्तुएं खरीदने के लिए खर्च करें। आप उसे यात्रा, शिक्षा या अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए भी खर्च कर सकते हैं। ऐसे खर्चों से आपको वास्तविक खुशी मिलती है, क्योंकि ये खर्च जीवन के मूल्यवान अनुभवों को बढ़ाते हैं। वर्तमान में खुश रहें और आभार व्यक्त करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो कुछ भी हमारे पास है, उसके लिए आभारी रहना चाहिए। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो ये हमें मानसिक शांति और संतोष की भावना देता है। हम जो कुछ भी करते हैं, उसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। इससे हमें संतोष और खुशी मिलेगी और हम अपने जीवन में किसी भी कमी का अनुभव नहीं करेंगे। सकारात्मक मानसिकता विकसित करें। आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन की कमियों को कम महसूस करते हैं और जो कुछ भी हमारे पास है, उसे बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं। सकारात्मक मानसिकता हमें न केवल अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि ये हमें मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। लालच और संतोष के बीच संतुलन बनाना एक मुश्किल कार्य हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति में खुश रहते हैं, तो हम आर्थिक रूप से भी संतुलित रहते हैं और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। पैसा केवल एक साधन है और इसका उद्देश्य हमें जीवन में संतुलन, सुरक्षा और अनुभवों को बढ़ावा देना है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और मानसिक शांति में है। अगर हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच सही संतुलन बनाए रखें, तो हम न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। धन केवल कागज के नोट या सिक्के नहीं है। यह हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार का प्रतिबिंब भी है। धन का प्रबंधन केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं और इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल अधिक कमाना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि धन का सही उपयोग और उसका प्रभावी प्रबंधन ही असली कुंजी है। जब हम धन के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर इसे एक बाहरी संसाधन मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि धन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे दिमाग और भावनाओं पर पड़ता है। हमारे धन संबंधी निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, डर। जब शेयर बाजार गिरता है, तो लोग घबराकर
अपने शेयर बेच देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। लालच। जब बाजार में उछाल आता है तो लोग बिना सोचे समझे अधिक निवेश करने लगते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास। कई बार लोग अपने फैसलों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि वे जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे दिमाग में कई तरह के पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कुछ मुख्य पूर्वाग्रह इस प्रकार हैं। कंफर्मेशन बायस। हम केवल उन्हीं जानकारियों पर भरोसा करते हैं जो हमारी मौजूदा सोच को सही साबित करती है। लॉस अवर्जन। लोग नुकसान को अधिक गंभीरता से लेते हैं और इससे बचने के लिए गलत निर्णय ले सकते हैं। हर्ड मेंटालिटी। अगर सभी लोग किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो हम भी बिना सोचे समझे उसी का अनुसरण करते हैं। प्रेजेंट बायस। लोग भविष्य के बजाय वर्तमान में अधिक खर्च करना पसंद करते हैं, जिससे वे बचत और निवेश पर ध्यान नहीं देते। ओवर कॉन्फिडेंस बायस। कई लोग सोचते हैं कि वे वित्तीय बाजारों को पूरी तरह समझते हैं और गलत जोखिम उठा लेते हैं। धन के प्रति हमारा व्यवहार ये तय करता है कि हम भविष्य में कितना सफल होंगे। बचत और खर्च करने की मानसिकता। कुछ लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं, जबकि कुछ लोग बचत करने को प्राथमिकता देते हैं। दोनों का संतुलन जरूरी है। धन और आत्मसंतोष। धन का असली उद्देश्य केवल अधिक पैसा कमाना नहीं, बल्कि जीवन में संतोष प्राप्त करना भी है। कई शोध बताते हैं कि जो लोग धन को एक साधन के रूप में देखते हैं, वे अधिक खुश और संतुलित जीवन जीते हैं। भविष्य की सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण। जो लोग दीर्घकालिक सोच रखते हैं और अपने भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित रहते हैं। सामाजिक तुलना और वित्तीय तनाव। कई बार लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति से अपनी तुलना करते हैं और इस वजह से अनावश्यक तनाव में आ जाते हैं। इस मानसिकता से बचने के लिए अपनी व्यक्तिगत वित्तीय योजना पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। अगर आप अपने धन के प्रति व्यवहार को सुधारना चाहते हैं तो निम्नलिखित उपाय मदद कर सकते हैं। बजट बनाना और उसका पालन करना। एक प्रभावी बजट बनाने से आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। निवेश की मानसिकता विकसित करना। धन को सिर्फ बचाने से ही फायदा नहीं होगा, उसे सही जगह निवेश करना जरूरी है। 3.3 धैर्य रखना और दीर्घकालिक सोच अपनाना। जल्दी अमीर बनने की मानसिकता आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। वित्तीय शिक्षा को अपनाना। धन के प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। इससे हम बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। व्यर्थ के खर्चों को पहचानना और उन्हें कम करना। अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस को रद्द करें। छूट और ऑफर्स के चक्कर में गैर जरूरी खरीदारी करने से बचें। अपनी इच्छाओं और जरूरतों में अंतर समझें। धन का सही उपयोग और प्रबंधन केवल संख्याओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम अपने धन के प्रति व्यवहार को सही दिशा में मोड़े तो हम न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। धन का प्रबंधन एक कौशल है जिसे अभ्यास और सही मानसिकता के साथ विकसित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने वित्तीय फैसलों को तर्कसंगत बनाना चाहिए और अनावश्यक भावनात्मक प्रभावों से बचना चाहिए। इससे हम न केवल अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। धन का महत्व सदियों से हमारे समाज में प्रमुख रहा है। ये न केवल जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि ये स्वतंत्रता, सुरक्षा और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। हालांकि केवल धन अर्जित कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसे प्रभावी रूप से बनाए रखना और बढ़ाना भी आवश्यक है। कई लोग अपने जीवन में अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन वे इसे बचा नहीं पाते। वहीं कुछ लोग सीमित आय में भी आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। इसका कारण केवल आय का स्तर नहीं, बल्कि धन के प्रति मानसिकता और वित्तीय अनुशासन होता है।
धन कमाने और उसे बनाए रखने के पीछे कौन से मनोवैज्ञानिक कारक कार्यरत होते हैं और हम कैसे अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। धन कमाने की मूलभूत अवधारणाएं। धन अर्जन केवल भाग्य या कठिन परिश्रम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसमें रणनीतिक सोच, अवसरों की पहचान और सही निर्णय लेने की क्षमता का भी योगदान होता है। अवसरों की पहचान। सफल लोग नई संभावनाओं को जल्दी पहचानते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। सही निर्णय। वित्तीय सफलता के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना अनिवार्य है। निरंतर सीखने की मानसिकता। सफल लोग हमेशा नए कौशल सीखते हैं और खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। जो लोग अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वे अधिक धन अर्जित करने में सक्षम होते हैं। नकारात्मक सोच से बचें। मैं अमीर नहीं बन सकता जैसी सोच से बचें। असफलताओं से सीखें। गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ें। संभावनाओं को खुला रखें। हमेशा नए रास्तों की खोज करें और प्रयोग करने से न डरें। आय के विभिन्न स्रोतों को विकसित करना। धन कमाने की कुंजी केवल एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहने में नहीं है, बल्कि हमें आय के विभिन्न साधन विकसित करने चाहिए। सक्रिय आय, नौकरी, व्यवसाय, फ्रीलांसिंग आदि से अर्जित आय। निष्क्रिय आय, निवेश, रॉयल्टी, किराए की आय, ऑनलाइन कोर्स आदि। व्यवसायिकता। अपने कौशल को व्यवसाय में बदलने की प्रवृत्ति विकसित करें। धन कमाने के लिए धैर्य और अनुशासन। कोई भी बड़ा वित्तीय लक्ष्य रातों रात हासिल नहीं होता। धैर्य और निरंतरता से ही दीर्घकालिक वित्तीय सफलता मिलती है। सही प्लानिंग और रणनीति से आप धीरे धीरे संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। बचत और खर्च प्रबंधन। बजट बनाएं। अपनी मासिक आय और खर्चों का हिसाब रखें। फालतू खर्चों से बचें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपातकालीन फंड। 6 से 12 महीने का खर्च अलग से बचाकर रखें। सही निवेश की रणनीति। लंबी अवधि के निवेश, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में निवेश करें। डाइवर्सिफिकेशन। केवल एक ही जगह पैसा लगाने की बजाय अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करें। ब्याज दरों और मुद्रास्फीति को समझें। निवेश पर मिलने वाला रिटर्न मुद्रास्फीति से अधिक होना चाहिए। कर्ज और वित्तीय उत्तरदायित्व। अच्छे और बुरे कर्ज में अंतर समझें। प्रॉपर्टी या बिजनेस के लिए लिया गया कर्ज अच्छा होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का अनियंत्रित उपयोग बुरा कर्ज है। ऋण को समय पर चुकाएं। ब्याज दरें बढ़ने से पहले अपने ऋणों का भुगतान करें। वित्तीय शिक्षा का महत्व। नियमित रूप से वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, विशेषज्ञों से सीखें। नए निवेश विकल्पों को समझें। सिर्फ परंपरागत तरीकों से सीमित न रहें। धन केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलित जीवन जीने का साधन भी है। धन और खुशहाली का संतुलन। केवल अधिक पैसा कमाने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुलन बनाए रखें और अत्यधिक लालच से बचें। भय और लालच से बचाव। निवेश के दौरान डर और लालच में न आए। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें और बाजार की अस्थिरता से घबराएं नहीं। मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखना। अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं। असफलताओं से सीखें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को दोबारा निर्धारित करें। धन कमाना और उसे बनाए रखना केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यवहार, मानसिकता और रणनीतियों पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति जो अपनी मानसिकता को समृद्धि के अनुकूल बनाता है, सही वित्तीय निर्णय लेता है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता है, वो न केवल आर्थिक रूप से सफल होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। इसलिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी सोच को सही दिशा में विकसित करें। सक्रिय और निष्क्रिय आय के साधनों का उपयोग करें। बचत और निवेश पर ध्यान दें और सतत रूप से सीखते रहें। याद रखें, धन का असली मूल्य सिर्फ इसे कमाने में नहीं, बल्कि इसे बुद्धिमानी से संजोने
और सही दिशा में बढ़ाने में है। वित्तीय सफलता के पीछे कई कारक कार्य करते हैं, जिनमें से दो प्रमुख हैं, लक और रिस्क। भाग्य वो अदृश्य शक्ति है जो अनियंत्रित परिस्थितियों के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जबकि जोखिम वो कारक है जिसे हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और जिसकी गणना करके हम अपने निर्णय लेते हैं। कई सफल लोग ये स्वीकार करते हैं कि उनकी सफलता में भाग्य की भूमिका रही है, लेकिन वे ये भी मानते हैं कि जोखिम उठाने की उनकी क्षमता और सही निर्णय लेने की प्रवृत्ति ने उन्हें उस सफलता तक पहुंचाया है। भाग्य को अक्सर एक रहस्यमयी शक्ति माना जाता है जो कुछ लोगों को बिना प्रयास के सफलता दिला देती है, जबकि कुछ लोग कठिन मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है। भाग्य के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जन्म और प्रारंभिक परिस्थितियां। किसी व्यक्ति का जन्म किस परिवार में हुआ, वो किस प्रकार के संसाधनों के साथ बड़ा हुआ और उसे शुरुआती जीवन में किन अवसरों की प्राप्ति हुई, ये उसके वित्तीय भविष्य को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक संपन्न परिवार में जन्मे व्यक्ति को बचपन से ही उच्च शिक्षा, नेटवर्किंग और वित्तीय ज्ञान की बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। सही समय पर सही अवसर का मिलना। कई बार लोगों को बिना किसी पूर्व योजना के कोई ऐसा अवसर मिल जाता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बदल जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने सही समय पर सही स्टार्टअप में निवेश कर दिया और वो कंपनी एक दशक बाद अरबों डॉलर की हो गई। बाजार की अनिश्चितताएं और बाहरी परिस्थितियां, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और आर्थिक नीतियां कई बार अप्रत्याशित रूप से बदलती हैं, जिससे कुछ लोग लाभ कमाते हैं और कुछ को नुकसान उठाना पड़ता है। एक सफल निवेशक कभी कभी बिना पूर्वानुमान के किसी आर्थिक संकट के दौरान भी बड़ा लाभ कमा सकता है। अगर भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता तो जोखिम वो कारक है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। सफल लोग जोखिम को पहचानते हैं और उसे प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां अपनाते हैं। जोखिम लेने की मानसिकता। जोखिम लेना किसी भी वित्तीय सफलता की नींव होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम गैर जिम्मेदाराना जोखिम और स्मार्ट रिस्क के बीच फर्क समझें। उदाहरण के लिए, किसी स्टार्टअप में निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपने पूरी रिसर्च और विश्लेषण किया है तो ये एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले संभावित हानि और लाभ का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। उदाहरण, एक नया बिजनेस शुरू करने से पहले बाजार रिसर्च, संभावित प्रतिस्पर्धा और फंडिंग के स्रोतों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जोखिम और पुरस्कार के बीच संतुलन। उच्च जोखिम वाले निवेश आमतौर पर उच्च लाभ दे सकते हैं, लेकिन वे उच्च नुकसान की संभावना भी रखते हैं। उदाहरण, शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना जरूरी है कि दीर्घकालिक निवेश आमतौर पर सुरक्षित होता है, जबकि लघु अवधि में बाजार में अस्थिरता बनी रहती है। वित्तीय अनुशासन अपनाएं। जितना भी भाग्य आपके पक्ष में हो, यदि आप वित्तीय अनुशासन नहीं अपनाते हैं तो आपकी संपत्ति नष्ट हो सकती है। बजट बनाना, बचत की आदत विकसित करना और निवेश को प्राथमिकता देना आवश्यक है। अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयार रहें। जीवन में हमेशा अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, इसलिए आपको आर्थिक रूप से खुद को सुरक्षित रखना होगा। इमरजेंसी फंड बनाएं, स्वास्थ्य और जीवन बीमा लें और अपने खर्चों को नियंत्रित करें। दीर्घकालिक सोच रखें। केवल त्वरित लाभ के पीछे न भागें, बल्कि अपने निवेश और निर्णयों को दीर्घकालिक दृष्टि से देखें। लॉन्ग टर्म विजन अपनाने वाले लोग जोखिम को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाते हैं। सफलता और असफलता से सीखें। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में देखें। सफल लोग हर असफलता से सीखते हैं और अपने अगले निर्णयों में सुधार करते हैं। भाग्य और जोखिम दोनों ही वित्तीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि भाग्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, हम अपने जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं और सही निर्णय लेकर अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। सही संतुलन ये है कि हम मौके का फायदा उठाएं, लेकिन अपनी निर्णय प्रक्रिया को
भाग्य पर पूरी तरह निर्भर न करें। हमें स्मार्ट जोखिम उठाने चाहिए, अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति अनुशासित रहना चाहिए और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यही वित्तीय सफलता की कुंजी है। वित्तीय सफलता केवल त्वरित निर्णयों और उच्च जोखिम वाले निवेशों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये धैर्य और अनुशासन से भी गहराई से जुड़ी होती है। धैर्य न केवल किसी भी निवेश को बढ़ने का समय देता है, बल्कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति को भी अधिकतम करने में सहायक होता है। कैसे धैर्य और चक्रवृद्धि ब्याज हमें दीर्घकालिक वित्तीय समृद्धि तक पहुंचा सकते हैं। धैर्य की शक्ति और इसका वित्तीय प्रभाव। धैर्य किसी भी वित्तीय रणनीति की आधारशिला है। तत्काल लाभ प्राप्त करने की मानसिकता के बजाय यदि हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को और भी प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। त्वरित लाभ की मानसिकता बनाम दीर्घकालिक सोच। त्वरित धन कमाने की इच्छा अक्सर लोगों को उच्च जोखिम वाले निवेशों में डाल देती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर धैर्यपूर्वक और अनुशासन पूर्वक किए गए निवेश दीर्घकाल में अधिक सुरक्षित और लाभदायक साबित होते हैं। सफल निवेशकों की रणनीति में धैर्य की भूमिका। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है, ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से अर्जित किया है। वे कहते हैं, स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए पैसा स्थानांतरित करता है जो अधीर होते हैं, उन लोगों के पास जो धैर्यवान होते हैं। धैर्य से संपत्ति निर्माण कैसे संभव है? धैर्य से किए गए निवेश जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट समय के साथ बढ़ते हैं। बाजार में अस्थिरता के बावजूद दीर्घकालिक निवेश से मिलने वाला रिटर्न आमतौर पर बेहतर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की अद्भुत शक्ति। चक्रवृद्धि ब्याज को 8वां आश्चर्य कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे निवेश को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 2.1 चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, केवल मूलधन पर ही मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन के साथ साथ अर्जित ब्याज पर भी लागू होता है। उदाहरण, यदि आप 10,000 रुपए को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 10 वर्षों के लिए निवेश करते हैं, तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ये राशि 25,937 रुपए हो सकती है। चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। जल्दी शुरू करें। चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाए, उतना ही अधिक रिटर्न मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में 5,000 रुपए प्रति माह निवेश करना शुरू करता है, तो 40 साल बाद वो करोड़पति बन सकता है। लेकिन यदि वही निवेश 30 साल की उम्र में शुरू किया जाए, तो अंतिम राशि काफी कम हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज को अधिकतम करने के तरीके। जल्दी निवेश शुरू करें। समय ही चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे बड़ा मित्र है। नियमितता बनाए रखें। हर महीने या हर साल निवेश करते रहें। ब्याज पुनर्निवेश करें। अर्जित ब्याज को भी पुनर्निवेश करने से अधिकतम लाभ मिलेगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। धैर्य और चक्रवृद्धि ब्याज के संयुक्त प्रभाव। दीर्घकालिक धैर्य और संयम। जो लोग धैर्यपूर्वक निवेश को बनाए रखते हैं, वे अंततः बेहतर वित्तीय परिणाम प्राप्त करते हैं। बाजार में मंदी के समय घबराहट में अपने निवेश को बेचने के बजाय धैर्य रखने से दीर्घकालिक लाभ संभव होता है। लघु अवधि के उतार चढ़ाव से न घबराएं। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव देखने के लिए 20 से 30 वर्षों का धैर्य रखना आवश्यक है। स्टॉक मार्केट में गिरावट के समय घबराकर निवेश निकालने से दीर्घकालिक लाभ का अवसर नष्ट हो सकता है। अनुशासित निवेश रणनीति अपनाएं। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे योजनाओं के माध्यम से नियमित रूप से निवेश करें। अपने निवेश को लंबी अवधि तक बनाए रखें और बिना किसी भावनात्मक हस्तक्षेप के इसे बढ़ने दें। वित्तीय सफलता की कुंजी: संयम, अनुशासन और निरंतरता। दीर्घकालिक धैर्य का अभ्यास करें। अपने निवेश को कम से कम 10 से 20 साल तक बनाए रखें। त्वरित धन की चाह से बचें और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं।
ऑटोमेटेड निवेश रणनीति अपनाएं। सिप और अन्य ऑटोमेटेड निवेश योजनाएं अपनाएं, जिससे आप नियमित रूप से निवेश कर सकें। वित्तीय ज्ञान को निरंतर बढ़ाएं। निवेश और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझने के लिए लगातार पढ़ते और सीखते रहें। वित्तीय सलाहकारों से मार्गदर्शन लें और सही निवेश निर्णय लें। धैर्य और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही वित्तीय सफलता की आधारशिला है। धैर्य हमें त्वरित निर्णयों से बचाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हमारी संपत्ति को दीर्घकाल में कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप आज ही निवेश शुरू करते हैं और इसे धैर्यपूर्वक बढ़ने का समय देते हैं, तो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की राह निश्चित रूप से आसान हो जाएगी। इसलिए अपनी वित्तीय यात्रा में धैर्य और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का पूरा लाभ उठाएं और दीर्घकालिक समृद्धि की ओर बढ़ें। हमारी आधुनिक दुनिया में जहां जीवन की दौड़ और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, वहां धन के साथ स्वतंत्रता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस होती है। ये केवल एक आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो हमें अपने जीवन को बिना किसी बाहरी दबाव और चिंता के जीने का अवसर प्रदान करती है। ये हमें न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की स्वतंत्रता देती है, बल्कि हमें अपने समय और संसाधनों को अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप खर्च करने की भी आजादी मिलती है। धन के साथ स्वतंत्रता केवल बड़े पैमाने पर पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका है, जिसमें व्यक्ति का जीवन उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और आंतरिक शांति से भरा होता है। जब हम अपने जीवन को स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, तो हम न केवल आर्थिक दबावों से मुक्त होते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से भी मजबूत और स्वतंत्र महसूस करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब केवल पैसों का ढेर लगाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन के वित्तीय निर्णयों में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जब आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, तो आपके पास अपने समय, जीवन शैली और व्यक्तिगत निर्णयों पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। इस स्वतंत्रता का मतलब है आत्मनिर्भरता। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो आप किसी पर निर्भर नहीं होते। इसका मतलब है कि आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और आपके पास अपने खर्चों और निवेशों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। संतुलन और शांति। वित्तीय स्वतंत्रता का दूसरा बड़ा लाभ मानसिक शांति है। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है और आपके वित्तीय फैसले आपके हाथ में होते हैं, तो आप किसी भी आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे तनाव और चिंता कम होती है और आप जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। अपने समय की आजादी, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो आप अपने समय का प्रबंधन अपने अनुसार कर सकते हैं। आप उस समय को अपने परिवार, दोस्तों या अपनी पसंदीदा गतिविधियों के साथ बिता सकते हैं। धन और स्वतंत्रता के बीच संबंध। धन और स्वतंत्रता के बीच एक गहरा संबंध है। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक स्थिति और आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में वित्तीय रूप से स्वतंत्र होता है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे के बारे में चिंता नहीं करता। सुरक्षा और स्थिरता। आर्थिक स्वतंत्रता आपको सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है। आप किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो नौकरी से हाथ धोना हो, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो या कोई अन्य अप्रत्याशित वित्तीय संकट हो। स्वतंत्रता का एहसास। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। आप नौकरी छोड़ने, करियर बदलने या किसी अन्य जीवन बदलाव के बारे में बिना किसी डर या चिंता के सोच सकते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाता है, जो एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बाहरी दबावों से मुक्ति। आर्थिक स्वतंत्रता का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप बाहरी दबावों से मुक्त हो जाते हैं। जब आपका जीवन वित्तीय तनाव से मुक्त होता है, तो आप खुद के लिए फैसले ले सकते हैं, बिना किसी सामाजिक या पारिवारिक दबाव के। धन के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने के कदम।
आर्थिक स्वतंत्रता केवल एक सपना नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं। ये कोई रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं है, लेकिन सही दिशा में लगातार प्रयास करने से आप इसे हासिल कर सकते हैं। बचत और निवेश की आदतें विकसित करें। आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है अपनी आय का एक हिस्सा बचाना और उसे सही तरीके से निवेश करना। ये जरूरी नहीं कि आप लाखों रुपए कमाएं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप जो भी कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा बचाकर निवेश करें। निवेश का मतलब केवल शेयर बाजार में पैसे लगाना नहीं है। आप रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या पेंशन योजनाओं जैसे अन्य विकल्पों में भी निवेश कर सकते हैं। अपने खर्चों को नियंत्रित करें। खर्चों पर नियंत्रण रखना आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। अक्सर लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं, लेकिन जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर बना सकते हैं। यह आपको उस धन को बचाने का अवसर देता है जिसका आप बाद में अच्छे निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वित्तीय योजना बनाएं। अपनी वित्तीय योजना बनाना आर्थिक स्वतंत्रता के रास्ते में बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आपके आने वाले वर्षों के लिए आपकी आय, बचत, निवेश और खर्चों का विवरण होना चाहिए। एक स्पष्ट योजना आपको ये समझने में मदद करती है कि आपको कितनी धनराशि की आवश्यकता है और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। ऋण से मुक्त रहें। ऋण पर नियंत्रण रखना और उसे जल्दी चुका देना आर्थिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उच्च ब्याज वाले ऋण जैसे क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाना सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये आपके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में बाधक हो सकते हैं। ऋण मुक्त जीवन आपको मानसिक शांति और वित्तीय सुरक्षा देता है। आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाएं। एक महत्वपूर्ण बात जो आर्थिक स्वतंत्रता में मदद करती है वो है इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच का संतुलन। जीवन में जितना संभव हो अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें और अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और धन की ओर एक स्थिर रास्ता अपना सकते हैं। लंबी अवधि के लिए सोचें। आर्थिक स्वतंत्रता एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। ये संभव नहीं कि आप 1 या 2 साल में इसे प्राप्त कर लें। इसके लिए आपको लंबी अवधि के लिए सोचने की जरूरत होती है और उस दिशा में निरंतर काम करना होता है। इसका मतलब है कि आपको संजीदगी से अपनी बचत, निवेश और खर्चों पर काम करना होगा ताकि आप समय के साथ बेहतर वित्तीय स्थिति में पहुंच सके। धैर्य और आत्मविश्वास रखें। आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और इसमें कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास रखना जरूरी है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और उसके अनुसार काम करते रहें। धन के साथ स्वतंत्रता केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली, मानसिक स्थिति और समग्र संतुलन की बात है। ये न केवल हमारी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें जीवन में खुश रहने, स्वस्थ रहने और अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करने की स्वतंत्रता भी देता है। आर्थिक स्वतंत्रता आपको ये अवसर देती है कि आप अपने जीवन के फैसले अपनी इच्छाओं और सपनों के अनुसार लें, न कि किसी बाहरी दबाव या चिंता के कारण। ये एक यात्रा है जो धीरे धीरे सही दिशा में कदम बढ़ाने से शुरू होती है। अगर आप सही वित्तीय रणनीतियां अपनाते हैं तो आप धन के साथ स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जी सकते हैं। हमारे समाज में हमेशा से ये धारणा रही है कि जितना अधिक पैसा होगा उतना ही अधिक खुशी मिलेगी। ये विचार इतना गहरे तक बैठ चुका है कि हम इसे अपने जीवन का मूल मंत्र मानने लगते हैं। लेकिन क्या ये सच में वैसा होता है? क्या पैसा खुशी का मुख्य कारण बन सकता है, या फिर ये केवल एक भ्रम है जिसे हम अपनी जीवन की परेशानियों और असंतोष को छिपाने के लिए तलाशते हैं? इस सवाल का उत्तर हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन मॉर्गन हाउसेल की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में वो पैसे और खुशी के रिश्ते को एक नए तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार पैसा निश्चित रूप से हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है,
लेकिन ये खुशी का पूरा कारण नहीं बन सकता। पैसा और बुनियादी जरूरतें, एक शुरुआत। सर्वप्रथम ये जरूरी है कि हम ये समझें कि पैसा हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि खाने, पहनने, रहने, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनकी बिना हम अपनी सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते। जब तक इन चीजों की कमी होती है, हम मानसिक शांति और संतोष की भावना नहीं महसूस कर सकते। हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके लिए पैसा न केवल खुशी का बल्कि मानसिक शांति का भी एक बड़ा स्रोत बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित छत की आवश्यकता है या उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, तो पैसा उसे वो आराम और सुरक्षा प्रदान कर सकता है जिसके बिना जीवन में स्थिरता और खुशी का अनुभव असंभव हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं और हम आर्थिक रूप से एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचते हैं, तो क्या अधिक पैसा हमें अधिक खुशी देगा? पैसा और खुशी, क्या एक सीमा के बाद पैसा सच में खुशी दे सकता है? मॉर्गन हाउसेल के अनुसार एक निश्चित बिंदु के बाद अधिक पैसा हमें अधिक खुशी नहीं दे सकता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और हमारी जीवन शैली आरामदायक हो जाती है, तो पैसे की अधिकता का हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता। एक अध्ययन में यह पाया गया था कि जब किसी व्यक्ति की वार्षिक आय $75,000 तक पहुंच जाती है, तो इससे अधिक आय खुशी में कोई खास इजाफा नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक निश्चित स्तर के बाद खुशी के अन्य स्रोतों जैसे मानसिक शांति, आत्मसंतुष्टि और आंतरिक संतुलन का प्रभाव ज्यादा होता है। आधुनिक समाज में लोग अधिक से अधिक पैसे की तलाश में रहते हैं, लेकिन अक्सर ये सोचने की बजाय कि वे जो पैसा कमा रहे हैं उसका इस्तेमाल वे अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, वे केवल और अधिक भौतिक संपत्ति की ओर भागते रहते हैं। यही कारण है कि कई लोग धन के बावजूद जीवन में संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाते। पैसा और भौतिक चीजों का झूठा आकर्षण। हमारे दिमाग में यह विचार बैठा हुआ है कि भौतिक चीजें जैसे महंगी कार, आलीशान घर और लग्जरी वस्त्र हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। लेकिन क्या ये चीजें सच में हमारी खुशी बढ़ा सकती हैं? हाउसेल के अनुसार ये केवल अस्थायी संतोष प्रदान करती है। हम जब नई चीजें खरीदते हैं तो शुरू में एक खुशी का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही हम उन चीजों के आदी हो जाते हैं, ये खुशी कम हो जाती है। इसके बजाय हमें ये समझने की जरूरत है कि बाहरी चीजें केवल तब तक हमारी खुशी बढ़ा सकती है जब तक वे हमारी आंतरिक आवश्यकताओं और मानसिक शांति के साथ मेल खाती है। अगर हम अधिक भौतिक संपत्ति हासिल करने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी खुशी का असली स्रोत कहीं और है, न कि उन चीजों में जो हम खरीदते हैं। आंतरिक संतोष की महत्वपूर्ण भूमिका। हकीकत में खुशी का असली स्रोत हमारी मानसिकता, दृष्टिकोण और जीवन के प्रति हमारी सोच है। हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी जरूरतों को सीमित कर लेते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम मानसिक रूप से अधिक शांति और खुशी महसूस करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो अधिक पैसे कमाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, अक्सर ये पाते हैं कि जब वे अपनी अपेक्षाओं को कम करते हैं और जीवन के सरल सुखों को अपनाते हैं, तो वे अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। पैसा और अनुभव। क्या पैसे से हम जीवन के मूल्यवान अनुभव खरीद सकते हैं? एक बात तो साफ है कि पैसा हमें जीवन के कुछ अनमोल अनुभवों को खरीदने में मदद कर सकता है, जैसे कि यात्रा करना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, पसंदीदा गतिविधियों में भाग लेना। ये सभी अनुभव हमें खुश कर सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम इन अनुभवों को किस दृष्टिकोण से जीते हैं। यदि हम अनुभवों को केवल एक बाहरी लक्ष्य के रूप में देखते हैं, तो ये खुशी का स्थायी स्रोत नहीं बन सकता।
लेकिन अगर हम इन अनुभवों को पूरी तरह से महसूस करते हैं, उन्हें अपनी आत्मा से अपनाते हैं, तो वे हमें वास्तविक और स्थायी खुशी दे सकते हैं। तो क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है? हाँ, लेकिन केवल एक सीमित तरीके से। पैसा हमें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने, कुछ बाहरी सुख सुविधाओं का आनंद लेने और कुछ मूल्यवान अनुभवों का अनुभव करने में मदद करता है। लेकिन असली खुशी तब आती है जब हम अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलते हैं। खुशी का स्रोत बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि ये हमारी आंतरिक संतुष्टि, शांति और मानसिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब तक हम ये समझते हैं कि खुशी एक आंतरिक अनुभव है, तब तक पैसा सिर्फ एक साधन रहेगा, न कि उसका मुख्य स्रोत। हमें अपने जीवन को संतुलित रूप से जीने की आवश्यकता है, जहां पैसा केवल आराम और सुरक्षा का माध्यम हो, न कि हमारी खुशी का आधार। शेयर बाजार में निवेश करना एक शानदार अवसर हो सकता है, यदि इसे समझदारी से किया जाए। यह न केवल आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की दिशा में मदद करता है, बल्कि एक लंबे समय तक अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने में भी सहायक होता है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश किसी भी अन्य निवेश की तरह जोखिम भरा हो सकता है। ये ऐसे ही नहीं होता कि आप कुछ निवेश करें और तुरंत लाभ प्राप्त कर लें। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने के सही दृष्टिकोण को अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है। सही मानसिकता का विकास करें। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सबसे पहला कदम है सही मानसिकता का विकास करना। बहुत से निवेशक ये सोचते हैं कि शेयर बाजार में तुरंत बड़ी कमाई हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। वास्तविकता ये है कि शेयर बाजार एक लंबी अवधि का खेल है और इसमें एक निवेशक को धैर्य, विवेक और मानसिक संतुलन बनाए रखना होता है। समझदारी से किया गया निवेश और सही रणनीति से ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। धीरे धीरे कमाई की मानसिकता अपनाएं। शेयर बाजार में बड़ी कमाई तात्कालिक रूप से असंभव होती है। असल में ये एक धीरे धीरे बढ़ने वाला निवेश है। इसके लिए आपको मार्केट साइकिल्स को समझना होगा और कभी भी चमत्कारी परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जोखिम से न डरें, लेकिन सावधानी बरतें। आपको ये समझना होगा कि शेयर बाजार में हर निवेश जोखिम के साथ आता है। जोखिम से डरने की बजाय आपको इसे समझना होगा और उस जोखिम को अपने अनुकूल बनाना होगा। निवेश का उद्देश्य स्पष्ट रखें। आपके निवेश का उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। क्या आप अपनी पेंशन के लिए निवेश कर रहे हैं? क्या आप अगले 5 से 10 वर्षों में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन जमा करना चाहते हैं? या आप जल्द ही घर खरीदने के लिए पैसा बचा रहे हैं? लक्ष्य आधारित निवेश करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप स्पष्ट रूप से जानें कि आपका उद्देश्य क्या है। एक बार जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तो आप उस दिशा में रणनीतियों का चयन कर सकते हैं। समय की अवधि एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या आप लंबी अवधि के निवेशक हैं या आप तात्कालिक लाभ के लिए निवेश कर रहे हैं। लंबी अवधि के निवेश में धैर्य की आवश्यकता होती है, जबकि तात्कालिक लाभ के लिए एक तेज निर्णय और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। विविधता निवेश की प्रमुख रणनीति। शेयर बाजार में निवेश करते समय विविधता को समझना और अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। विविधता का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही कंपनी के शेयर खरीद लें। इसका मतलब ये है कि आप अपने निवेश को विभिन्न सेक्टरों और कंपनियों के बीच बांटते हैं, ताकि एक सेक्टर में गिरावट आने पर दूसरा सेक्टर उसे कवर कर सके। विविधता से जोखिम कम करें। यहां तक कि यदि एक कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, तो आपकी अन्य कंपनियों में निवेशित पूंजी उस घाटे को कवर कर सकती है। विविधता के कुछ उदाहरण। अलग अलग सेक्टरों में निवेश, जैसे कि टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और बुनियादी ढांचा। विभिन्न प्रकार के निवेश। स्टॉक्स के अलावा आप बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसी अन्य परिसंपत्तियों में भी निवेश कर सकते हैं। निवेश के लिए शोध करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले एक निवेशक को उस कंपनी के बारे में गहन शोध करना चाहिए जिसमें वह निवेश करने जा रहा है। यह निवेश किसी कंपनी की साख,
भविष्य की योजनाओं, कार्यकारी टीम, वित्तीय रिपोर्ट और पिछले प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए। कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों का अध्ययन करें। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी वार्षिक रिपोर्ट और तिमाही रिपोर्ट का अध्ययन करें। ये रिपोर्ट्स आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति, मुनाफा, घाटा और भविष्य की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। विस्तृत अध्ययन और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लें। अपने निवेश के फैसले पर विचार करने से पहले विशेषज्ञों द्वारा किए गए विश्लेषण और सिफारिशों को पढ़ें। आप केवल अपनी सोच पर नहीं, बल्कि उद्योग विशेषज्ञों और विश्लेषकों की राय पर भी विचार कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन और संतुलित रणनीतियां। शेयर बाजार में निवेश करते समय जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जोखिम से बचने के लिए संतुलित निवेश रणनीतियों को अपनाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जोखिम न लें। बहुत से निवेशक अपनी सारी पूंजी शेयर बाजार में निवेश करने का जोखिम उठाते हैं। हालांकि ये एक अत्यधिक जोखिम भरा तरीका है। अपने निवेश को धीरे धीरे बढ़ाने और विभिन्न निवेश विधियों के साथ विविधता बनाने से जोखिम कम हो सकता है। स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर का उपयोग करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर शेयर बाजार में जोखिम को कम करने के लिए अच्छे उपकरण हैं। स्टॉप लॉस आपके निवेश की सुरक्षा करता है। यदि किसी शेयर की कीमत एक तय सीमा से नीचे जाती है तो ये अपने आप बिक जाता है। धैर्य और मानसिक मजबूती बनाए रखें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होना आम बात है। ऐसे में आपको धैर्य और मानसिक मजबूती बनाए रखनी चाहिए। बाजार की गिरावट या चढ़ाई के दौरान कुछ निवेशक घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं, जो लंबी अवधि में नुकसान का कारण बन सकता है। लालच और भय से बचें। शेयर बाजार में लालच और भय दोनों ही बड़े कारण होते हैं, जो निवेशकों के लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। जब बाजार तेजी से बढ़ता है तो बहुत से निवेशक लालच में आकर अत्यधिक निवेश करते हैं, और जब बाजार गिरता है तो वे घबराकर निवेश बेच देते हैं। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। धैर्य रखने के लिए आपको अपने निवेश के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानना होगा। जब आपको अपने उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है तो आपको छोटे मोटे उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं होती। समय का सही उपयोग। शेयर बाजार में निवेश करते समय का सही उपयोग भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे कि पहले कहा गया कि दीर्घकालिक निवेश का उद्देश्य है स्थिर और लगातार लाभ प्राप्त करना। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सही समय पर निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बाजार के उतार चढ़ाव का सही समय पर फायदा उठाना। शेयर बाजार में गिरावट आने पर आप अच्छी कंपनियों के शेयर कम मूल्य पर खरीद सकते हैं। जब बाजार फिर से बढ़ता है तो आपको उस निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है। निवेश को सक्रिय रूप से मॉनिटर करें। आपको अपने निवेश पर सक्रिय रूप से निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप हर रोज बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। नियमित अंतराल पर पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करें और जहां जरूरत हो वहां समायोजन करें। निवेश की अन्य विधियां। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसी अन्य विधियां भी उपयोगी हो सकती हैं। ETF और म्यूचुअल फंड्स। ETF ये शेयर बाजार में लिस्टेड एक प्रकार के फंड होते हैं जो निवेशकों को विविधता देने के साथ साथ एक ही समय में कई कंपनियों के शेयरों में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड्स ये फंड्स निवेशकों का धन इकट्ठा करते हैं और फिर उसे विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करते हैं। शेयर बाजार में निवेश करते समय सही दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक स्थिर, समृद्ध और दीर्घकालिक निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको धैर्य, विवेक और रणनीति की आवश्यकता होगी। सही निवेश रणनीति, जोखिम प्रबंधन, विविधता, शोध और सही मानसिकता के साथ आप शेयर बाजार में अपने निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बना सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक में ये अवधारणा प्रमुख रूप से बताई गई है कि वित्तीय सफलता केवल त्वरित लाभ से नहीं बल्कि समय, धैर्य और समझदारी से आती है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश
यह है कि पैसा बढ़ाने के लिए हमें स्थिरता, लंबी अवधि की रणनीतियां और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। और इस सिद्धांत को अपनाकर हम अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं? समय का जादू। समय के साथ पैसा बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब आप पैसा निवेश करते हैं तो न केवल आपके मूलधन पर ब्याज मिलता है, बल्कि उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यही चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव है। यदि आपने बहुत पहले निवेश किया है और उसे लंबे समय तक रखा है, तो आपका निवेश बढ़ता जाता है। समय जितना अधिक होता है, उतना ही पैसा बढ़ने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं, तो 40 साल की उम्र में इसका प्रभाव कहीं अधिक होगा। मूल्य का ध्यान रखना। लंबी अवधि की सोच का मतलब ये भी है कि हमें केवल तात्कालिक लाभ से बचकर अपने निवेशों के वास्तविक मूल्य पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से हम बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होने से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफे जैसे निवेशक ये सलाह देते हैं कि निवेशक को उस संपत्ति को खरीदना चाहिए जिसकी वास्तविक मूल्य बढ़ने की संभावना हो, बजाय इसके कि वे किसी लोकप्रिय या चमकदार निवेश में पैसा लगाएं। लंबी अवधि में निवेश करने से आपको ये समझने का अवसर मिलता है कि संपत्ति की असली कीमत क्या है और उसे कितने समय तक और किस तरह से रखा जा सकता है। जोखिम और अस्थिरता का प्रबंधन। जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो आपको बाजार की अस्थिरता को समझना और उससे न घबराना चाहिए। किसी भी प्रकार के निवेश में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग लंबी अवधि के दृष्टिकोण से निवेश करते हैं, वे इन उतार चढ़ावों को स्थायी नहीं मानते, बल्कि वे इन्हें एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। पोर्टफोलियो विविधीकरण एक और महत्वपूर्ण कदम है जिससे आप जोखिम को कम कर सकते हैं। यदि आप अलग अलग क्षेत्रों और परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं, तो एक क्षेत्र में नुकसान होने पर दूसरे क्षेत्र में लाभ हो सकता है। समय की ताकत और छोटे कदम। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर वे एक बड़ा निवेश करें तो उन्हें बड़ा रिटर्न मिलेगा, लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिखाता है कि छोटे निरंतर कदम भी लंबी अवधि में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। यदि आप हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि का निवेश करते हैं, तो ये निवेश समय के साथ बढ़ता जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने 1000 रुपए का निवेश करते हैं, तो ये रकम धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और इसके साथ मिलने वाला ब्याज भी आपके पैसों को बढ़ाता है। धैर्य और भावना पर नियंत्रण। लंबी अवधि के निवेश के लिए धैर्य रखना जरूरी है। निवेशक को यह समझना चाहिए कि पैसा बढ़ने में समय लगता है और त्वरित परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग डर और लालच के चलते जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं, जो उन्हें नुकसान में डाल सकता है। ऐसे समय में उन्हें अपनी मानसिकता पर काम करना पड़ता है। धैर्य रखना और भावनाओं को नियंत्रण में रखना एक स्मार्ट निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जैसे कि बाजार में गिरावट के समय डरना और चढ़ाई के समय घमंड नहीं करना। आत्मविश्वास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। लंबी अवधि की सोच में आत्मविश्वास और निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। जब आपके पास स्पष्ट दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके द्वारा किए गए निर्णय सही है। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन अपने निवेशों को देखकर निर्णय बदलने की आवश्यकता होती है, बल्कि आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि आपने जो योजना बनाई है वही सबसे सही है। जब लोग दूसरों से प्रभावित होकर अपनी योजनाओं में बदलाव करते हैं, तो वे नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास और समझदारी से दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा रास्ता है। सफलता की तुलना दूसरों से न करें। लंबी अवधि में निवेश करते समय सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ये है कि आप दूसरों से अपनी सफलता की तुलना न करें। आजकल सोशल मीडिया और खबरों में केवल उन निवेशकों की कहानियां दिखाई जाती है जिन्होंने त्वरित रूप से पैसा कमाया है, लेकिन ये ध्यान में रखना जरूरी है कि निवेश का असली उद्देश्य दीर्घकालिक लाभ है, न कि जल्दी पैसा कमाना। लंबी अवधि की सोच, धैर्य और समझदारी से निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि समय के साथ आपका पैसा बढ़ता है और आप बिना किसी घबराहट के उसे बढ़ने देते हैं।
द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिखाती है कि निवेशक के पास सही मानसिकता, आत्मविश्वास और स्थिरता होनी चाहिए। बिना किसी जल्दबाजी के यदि हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अधिक स्थिर और सुनिश्चित वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक के लेखक मॉर्गन हाउसेल ने हमें इस बात का गहरा एहसास कराया है कि पैसा केवल संख्याओं और वित्तीय समीकरणों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता, सोच और समझ का विषय है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि आर्थिक निर्णय केवल तर्क संगत नहीं होते, बल्कि हमारी भावनाओं, अनुभवों और सामाजिक प्रभावों से भी प्रभावित होते हैं। हाउसेल ने यह बताया कि वित्तीय सफलता के लिए केवल निवेश की तकनीकी समझ नहीं, बल्कि जीवन को समझने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। मॉर्गन हाउसेल ने हमें यह भी बताया कि कैसे निवेशक अक्सर अपनी भावनाओं और त्वरित निर्णयों में फंसे रहते हैं, जबकि सच्ची सफलता धैर्य और समझदारी से आती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वित्तीय योजनाओं और निवेशों में स्थिरता बनाए रखना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिखाती है कि पैसा केवल एक साधन है और इसका सबसे अच्छा उपयोग उस मानसिकता और दृष्टिकोण से किया जा सकता है जो आपको दीर्घकालिक वित्तीय और मानसिक शांति की ओर ले जाए। हाउसेल के विचार हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि पैसे के बारे में सही सोच और समझ से हम अपने जीवन में वास्तविक संपत्ति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक से हमें ये सीखने को मिलता है कि पैसे को समझने का तरीका और हमारी मानसिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब हम धैर्य और समझदारी से काम करते हैं तो हम वित्तीय निर्णयों में सच्ची सफलता पा सकते हैं। जीवन में सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सही मानसिकता और स्थिरता से भी जुड़ी होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सिद्धांतों को समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।